बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अरसे से मैं अपनी मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो काफ़ी क्वेश्चन जमा हो गए थे। तो आज मैंने सोचा कि इस पर बात कर ली जाए। तो ये क्वेश्चन जो है तकरीबन 2 महीने के हैं, तो इसमें से मैं जो ज़रूरी समझता हूँ अभी फ़िलहाल उनके आंसर्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सवाल आया था, कमिंस 6BT इंजन में स्पीड कंट्रोलर चेंज किया है लेकिन फिर भी ओवर शूट हो रहा है, यानी कि ओवर स्पीड शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो देखें, अगर आपने कंट्रोलर चेंज कर दिया और फिर भी ओवर स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड कंट्रोलर का प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ओवर स्पीड की जो है ट्रबल शूटिंग वो करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्पीड सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर कोई और रीज़न भी हो सकती है। सिर्फ स्पीड कंट्रोलर के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पर एक सवाल आया है कि अल्टरनेटर 13 kVA लोड पे वोल्टेज कम हो जाए तो अप नहीं होते। तो इसका मतलब है कि या तो AVR प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या आप उसके वोल्टेज के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी और स्पीड को भी देखें कि वो भी ड्रॉप तो नहीं होती लोड पे। तो अगर लोड पे फ्रिक्वेंसी ड्रॉप होगी तो वोल्टेज उसके साथ ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगे। अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है और खाली वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये AVR का रिस्पॉन्स सही नहीं है, या तो उसकी सेटिंग सही नहीं है, या AVR सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पर आया सवाल कि आपने कैलकुलेशन किए 180 एम्पेयर कैलकुलेट किए, तो क्या ये तीनों फेजेस पे होंगे या टोटल। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम जनरेटर की कैलकुलेशन करते हैं KVA टू एम्पेयर या किलोवाट टू एम्पेयर, तो वो जो एम्पेयर होते हैं वो पर फेज होते हैं या टोटल होते हैं। देखो, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। थ्री फेज जनरेटर में जो पर फेज एम्पेयर हैं वही टोटल एम्पेयर हैं, यानी कि अगर एक जनरेटर लेट सपोज 140 kVA का है, उसके एम्पेयर 180 हैं, तो वो 180 एम्पेयर पर फेज भी हैं और वही टोटल भी हैं। तो स्टार कनेक्शन में चूंकि पर फेज और टोटल एम्पेयर इक्वल होते हैं, यानी फेज एम्पेयर और लाइन एम्पेयर, तो इसीलिए अगर 180 की वैल्यू यहाँ आ रही है कैलकुलेशन के बाद, तो वही टोटल कंसीडर की जाएगी, वही पर फेज कंसीडर की जाएगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया कि व्हाट विल हैपन इफ एक्सीडेंटली रिवर्स द वायर ऑफ एक्साइटर। ये कह रहे हैं कि AVR से आने वाले जो एक्साइटर के वायर हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उसकी पोलैरिटी हमसे चेंज हो जाए गलती से, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो क्या होगा। तो इससे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो रेजिडुअल फील्ड एक्साइटर की वाइंडिंग में बनी हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी और दोबारा से बन जाएगी। लेकिन इससे कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई बड़ा इफेक्ट हो जाए जनरेटर पे, क्योंकि AVR की जो सप्लाई है पॉजिटिव नेगेटिव वो तो अपनी जगह आ रही है। आपने एक्साइटर में कनेक्शन चेंज कर दिए, तो चूंकि पहले जो कनेक्ट हुआ हुआ था जिस तरतीब से वो, तो वहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो उसी तरह से थी। अब अगर आपने रिवर्स कर दी है पोलैरिटी, तो वहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन पहले वो ज़ीरो होगी और फिर दोबारा से बनेगी। तो इससे ज़्यादा कोई इस पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर, अगर इसी AVR को 220 वोल्ट AC सप्लाई देनी हो तो वो कैसे देंगे। AVR6 के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखें, VR6 को 220 वोल्ट, आपके जो जनरेटर है थ्री फेज का, उसमें तीनों ऑप्शन है हमारे पास। 400 वोल्ट भी है, 220 भी है, 100 भी है, 110 भी है। तो टैपिंग से हम 110 ले लेते हैं। 220 के वोल्टेज जो है वो इजीली हम किसी भी एक फेज और न्यूट्रल से लेके उसको दे सकते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद सवाल आया कि दो कमिंस के जनरेटर हैं जो कि 12,000 घंटे चल चुके हैं, तो वो एक्सट्रीम हीट पे काम करते हैं, लोड पे उसका टेम्परेचर इतना होता है और इससे, तो इनका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो रहा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 सेल्सियस है तो मोटर का जो टेम्परेचर है वो 100 तक हो जाता है। तो ये मोटर को मेरे ख्याल से अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस पर फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी पॉइंट और मेन पॉइंट क्या सेम रेटिंग के होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने कॉन्टेक्टर के ऊपर किया है। एक तो कॉन्टेक्टर में मेन कॉन्टेक्ट्स होते हैं जहाँ से हम सप्लाई को क्रॉस करते हैं थ्री फेज की, और एक ऑक्सिलरी होते हैं नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो देखें, ऑक्सिलरी हमेशा स्मॉल रेटिंग के लिए होते हैं, सिर्फ कंट्रोल सर्किट के लिए, तो उसकी जो रेटिंग है वो एक लिमिटेड होती है, जैसे 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मेन कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो हर रेटिंग के होते हैं जहाँ तक उस कॉन्टेक्टर की कैपेसिटी है।
तो इसीलिए ये बराबर नहीं हो सकती कभी। ऑक्सिलरी का मतलब सिर्फ यही है कि वहाँ से हम कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ करेंगे उन कॉन्टैक्ट्स को, और मेन कॉन्टैक्ट्स को हम लोड के लिए यूज़ करेंगे। फिर इनका सवाल आया नेक्स्ट के 3512 सीरीज इंजन के कूलेंट का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर बिलो 90 या अबव 90 भी हो तो बिलो 95 तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नॉर्मली होता ये है कि 88 पे थर्मोस्टेट ओपन होता है, तो 88 से 90, 91, 92 यहाँ तक नॉर्मल है। अगर 95 और से ऊपर जा रहा है तो फिर वो एबनॉर्मल है। 100 पे जाकर 102 पे उसकी वार्निंग है, और फिर 107 पे शटडाउन पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्साइटेशन पे वोल्ट आ रहे हैं लेकिन एवीआर पे नहीं आ रहे। तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एक्साइटेशन के वोल्ट आ रहे हैं मगर एवीआर पे नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप कनेक्शन चेक कर सकते हैं। बीच में कोई फ्यूजेस लगे हुए होंगे एवीआर और एक्साइटर के दरमियान, हो सकता है कि वो फ्यूजेस या कोई सर्किट ब्रेकर या वायर ब्रेक हो गया है, तो आपको यहाँ पर वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। पर्किंस अल्टरनेटर में ओवरचार्जिंग करता है, क्या चेंज करें। तो अगर ओवर चार्जिंग करता है डायनमो चार्जिंग अल्टरनेटर तो उसके रेगुलेटर का प्रॉब्लम हो सकता है, रेगुलेटर नहीं तो फिर उसका इंटरनल सर्किट, उसकी वाइंडिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। एक्साइटेड जनरेटर बार बार डाइवर्ट उड़ा रहा है, क्या रीज़न हो सकती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि डायोड जो होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं बार बार, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो इंटरनली कोई वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो डायोड को उड़ा रहा है, या डायोड अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, जेन्युइन नहीं होंगे, उनकी रेटिंग उसके हिसाब से मैच नहीं हो रही होगी। तो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, आपको ये खुद से फाइंड करनी पड़ेंगी रीज़न। DG24 AC आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है, AVR सेंसिंग इनपुट वोल्टेज 0 है। AVR को बाईपास करें तो 210 वोल्ट आते हैं, वापडा की सर्च आई थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनका लंबा है। वो ये कह रहे हैं कि वापडा की सप्लाई में सर्ज आया था जिसकी वजह से उनके जनरेटर में प्रॉब्लम हुआ है, तो एवीआर को बाईपास करके चला रहे हैं, तो 210 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका इंटरनल सर्किट सही है, उसकी वाइंडिंग, उसके रेक्टिफायर, डायोड। तो जाहिरी तो यही नज़र आ रहा है कि इसका एवीआर ख़राब हो गया, तो आप इसको एवीआर को रिप्लेस करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर बहुत सारी बैटरियां कंबाइन में हो, उनकी रेटिंग डिफरेंट हो, जैसे 180, 150, 130 एम्पेयर आवर, तो क्या ये सूटेबल है या नहीं। तो ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन वक्त ज़रूरत इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन यही होती है कि सेम कैपेसिटी की बैटरीज को यूज़ किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि इंजन क्रैंक हो रहा है, स्टार्ट नहीं होता, अगर उसके पेट्रोल का स्प्रे किया जाए एयर साइड से, एयर फिल्टर साइड से, तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम नॉर्मली कोल्ड वेदर में आता है, विंटर्स में आता है। होता ही है कि डीजल इंजन को कंबस्चन के लिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जब तक वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलता तो वो वहाँ पर फायरिंग नहीं होती, यानी कंबस्चन नहीं होती। पेट्रोल जो है वो हाईली फ्लेमेबल फ्यूल है, इसीलिए पेट्रोल छिड़कते ही वहाँ पर कंबस्चन हो जाती है। तो इसीलिए हम अगर एयर फिल्टर साइड से पेट्रोल छिड़कते हैं थोड़ा सा, तो वो जाकर कंबस्चन करता है, उसके बाद फिर डीजल को टेम्परेचर जो रीच हो जाता है उसकी रिक्वायरमेंट तक, तो फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम उमूमन आते हैं डीजल के बाद क्वेश्चन आया है कि भाई वो डीसी को इनपुट कहाँ से आता है जो रोटर को घुमाता है। बेसिकली डीसी तो नहीं घुमाती रोटर को तो इंजन घुमा रहा होता है। तो वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि रोटर को जो डीसी सप्लाई है, जो घूम रहा है रोटर, उसको डीसी सप्लाई कहाँ से मिलती है। तो रोटर को डीसी सप्लाई मिलती है एक्साइटर से, यानी कि एक हमारा मेन रोटर होता है, एक एक्साइटर रोटर होता है। तो एक्साइटर रोटर में एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही होती है, वो उसको रेक्टिफायर के ज़रिए कन्वर्ट करता है, फिर हमारे मेन रोटर को देता है, तो उसको डीसी सप्लाई मिल जाती है। मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज जनरेटर को सिंगल फेज में कैसे करेंगे। तो थ्री फेज से सिंगल फेज तो बहुत ईजी है, आप तीन फेजेज में से एक फेज को ले लें न्यूट्रल के साथ, तो वो सिंगल फेज हो जाएगा। भाई मेरी इस्त्री 1000 से 1200 वॉट की है, 3.5 घंटे चलने पे कितने यूनिट और कितना बिल होगा। तो बिल की कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है कि 1000 वॉट 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट बनेगा। अब पैसों का हिसाब जो है वो आप यूनिट के हिसाब से, जो आपकी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में अगर आप पूछ रहे हैं,
तो आप उसको देख सकते हैं कि यूनिट का रेट क्या चल रहा है। तो अगर 1000 वाट की इस्त्री 3.5 घंटे चल रही है तो वो 3.5 वाट लेगी, सॉरी 3.5 किलोवाट लेगी। तो 3.5 किलोवाट का मतलब है कि 3.5 यूनिट आपके बन गए। अगर 100 रुपये का एक यूनिट था तो 350 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। फिर क्वेश्चन आया है कि C32 1000 kVA जनरेटर में इंजेक्टर नंबर 12 शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है। उसके लोड पे शायद आरपीएम भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो जाहिर है कि आप फॉल्ट तक पहुंच गए हैं। अगर 12 नंबर शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है तो फिर आप उसके टैपिट कवर को खोल के उसके इंजेक्टर के कनेक्शन देख लें, सोलेनाइड के सोलेनाइड टेस्ट कर लें, कटआउट टेस्ट कर लें, उसके बाद इंजेक्टर चेंज करके आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। कैसे पता करें कि एक्साइटर ख़राब है या एक्साइटर फील्ड ख़राब है या रोटर वाइंडिंग ख़राब है? तो इसके लिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। पहले तो आप ये देखें कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आप उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारी वाइंडिंग को चेक कर लें, उनकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ईसीएम की अस्सलाम वालेकुम भाई, ईसीएम की वायरिंग डायग्राम कहाँ से? ईसीएम की वायरिंग डायग्राम गूगल पे कुछ अवेलेबल होती हैं, ज़्यादातर आपको कंपनी से ही मिलती हैं, डीलर से मिलती हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मॉडल के हिसाब से। कोई सी भी आपको ईसीएम की डायग्राम चाहिए तो वो डीलर प्रोवाइड कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवीए को मल्टीपल थाउजेंड से क्यों करते हैं? तो बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि डिवाइड करते हैं केवीए को 1000 से। उसकी रीज़न ये होती है कि चूँकि केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पेयर है, तो ये खुद किलो में आ रही है, तो इसी वजह से इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर केवीए नहीं होगा तो खाली वीए होगा, तो वहाँ पर हमें 1000 से डिवाइड नहीं करना होता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि 75 किलोवाट जेनरिक जनरेटर है, V10 टाइप है, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट हो भी जाता है तो थ्रोटल स्टक का अलार्म आता है, जबकि थ्रोटल को चेक किया है तो वो सही है। तो अगर थ्रोटल फिजिकली सही है, स्टक नहीं है, तो फिर उसका जो सिग्नल जा रहा है कंट्रोलर में, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो थ्रोटल स्टक का अलार्म दे रहा होगा, या उस कंट्रोलर में वो अलार्म स्टक हो गया होगा, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी रीज़न होती हैं। तो आप इसकी वायरिंग को चेक कर सकते हैं, उसकी सप्लाई, उसके सिग्नल को वेरीफाई कर सकते हैं। सर SDECU का मतलब क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। SD का मतलब शट डाउन होता है, ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। तो कभी भी किसी इंजन में कोई फॉल्ट आता है तो वो शट डाउन करवाता है उसको, तो आगे उसका कोई कोड नंबर होता है, यानी वो शट डाउन हुआ है, इस वजह से ECU में यह अलार्म आया। तो ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, SD यानी शट डाउन। उसके बाद क्वेश्चन है कि ज़मीन में अर्थ लगाते हैं, फिर SSGC गैस पाइपलाइन के साथ क्यों लगाते हैं? क्या चोरी करने के लिए या वोल्टेज बूस्ट करने के लिए? तो देखें, ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप अर्थिंग को लगाएं। होता तो यही है कि शायद चोरी करने के लिए लगाते हैं। चूँकि हमारे एनर्जी मीटर में फेज़ और न्यूट्रल आ रहा होता है इनपुट, और फेज़ और न्यूट्रल आउटपुट जो हमारे घर में जाती है, तो जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली कंज्यूम करते हैं वो फेज़ और न्यूट्रल के ज़रिए से, यानी उसमें कनेक्शन है। अब अगर आप उसमें से फेज़ ले लें और न्यूट्रल ना लें, तो जितना करंट आप यूज़ करेंगे वो न्यूट्रल से वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो ग्राउंडिंग के ज़रिए ज़मीन से अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इस तरह मीटर को पता नहीं चलेगा। तो गालिबा ये चोरी करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ख़तरनाक भी होता है। और जो गैस मीटर होते हैं उनका एक अपना ग्राउंडिंग सिस्टम होता है, उसी तरह से वो हुई भी होती है ग्राउंडिंग। लेकिन आपको अपने घर की सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो गैस के पाइपलाइन के साथ नहीं लगाना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आगे भी मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा से रेगुलर करूँगा वीडियोज़ को। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।